Hello everyone, welcome to Administrative World and welcome to this lecture of Public Administration. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं विल्सन्स विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। ओके, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, रीजन बीइंग क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं वुड्रो विल्सन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो फर्स्ट है, कमेंट ऑन द व्यू ऑफ विल्सन अबाउट द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को लेकर के क्या व्यू पॉइंट था। ओके, वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो इनिशिएट किया, जो एसे लिखा, उस एसे की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो पहचान मिल पाई और उसी की वजह से आज हम और आप मिलकर के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ आप सेकंड क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो इन्होंने डाइकोटमी के बारे में बात करी जो हम सबको पता है, लेकिन इन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी बात करी। तो इनका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि डिस्क्राइब द विल्सन्स व्यू ऑन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की उनके हिसाब से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अभी तक हम जितना डिस्कस कर चुके हैं मेरे हिसाब से अब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल ही नया है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। इवोल्यूशन में डाइकोटमी को मैं बता चुकी हूँ। हमने जो नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिस्कस किया। ये आर्ट है, साइंस है, वो डिस्कस किया। साइंस को डेवलप करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए, किसका क्या व्यू पॉइंट था, वो हमने डिस्कस किया। तो आज का टॉपिक मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होने वाला है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वुड्रो विल्सन ने क्या स्टैंड लिया और जो उनके स्टैंड थे उसके हिसाब से उनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हु वाज वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन एक स्कॉलर थे, पहले तो इतना समझिए। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो ये आगे जाकर के अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जब ये स्कॉलर थे, इन्होंने स्टडी करी, अलग अलग जगह से स्टडी करी इन्होंने, और अपनी स्टडी के दौरान इन्होंने देखा कि यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है और उनसे डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करना पड़ेगा। उसको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि चल क्या रहा था। अमेरिका में, यूएसए में हम जाते हैं 1850 ऑनवर्ड, 1850 टू 1900 की मैं बात करती हूँ। अमेरिका में एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला फेज चल रहा है, दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रीज, आपको पता है इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो अर्बन सेंटर्स आएंगे, तीसरा यहाँ पे गवर्नमेंट का जो साइज है वो काफी बढ़ चुका है, फोर्थ यहाँ साइज इन द सेंस गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, फोर्थ यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं और नई इंडस्ट्रीज में नई प्रॉब्लम आ रही है। जो गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ चुका है, तो इनएफिशिएंसी आ चुकी है। आपको याद होगा कि इसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। अब वुड्रो विल्सन ये कहते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे क्या था, स्पॉइल सिस्टम था। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है कि मिल करके क्या करेंगे, मिल करके ढूंढते हैं, ओके, कि आप चुनाव कैसे जीत सकते हो। जैसे ही आपने चुनाव जीत लिया, अब आप पॉलिटिशियन हो तो आप अपनी पोस्ट ले लो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो आप मुझे दे दो। यानी कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए कोई भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता था, कोई इलेक्शन भी नहीं होता था। रैंडमली पॉलिटिशियन के मन में आई वो सीट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। पॉलिटिशियन मीन्स पॉलिटिकल अथॉरिटी के जो मन में आई। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक ऐसे लिखा, ऐसे मतलब इन्होंने अपना व्यू पॉइंट जाहिर करते हुए लिखा एक पॉलिटिकल साइंस की मैगजीन में, और उसका नाम था द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उस ऐसे के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता है, लोगों का ध्यान जाता है, डिस्कशन स्टार्ट होता है
और इसीलिए उस ऐसे को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए, एंड दैट इज वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर वुड्रो विल्सन कहलाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका पूरा नाम था थॉमस वुड्रो विल्सन। ऑब्वियसली वर्जीनिया यूएसए के अंदर उनका जन्म होता है, यूएसए के ही थे। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और लॉ इन्होंने स्टडी किया है, ठीक है, याद रखिए। पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने पढ़ा, गवर्नमेंट के बारे में और कानून के बारे में। इसके अलावा इन्होंने एक ऐसे लिखा 1887 में, ऐसे का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम सॉरी, मैंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इससे स्टार्टिंग मानी जाती है वुड्रो विल्सन के ऐसे की, वुड्रो विल्सन के वी कैन से ध्यान जाता है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टडी डेवलप होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। उनकी जो थ्योरी थी उसकी कुछ खास बातें थी। ओके, उनकी थ्योरी के हिसाब से वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं। ओके, एक चीज और रहेगी, इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है। हालांकि वो मिलता है उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके जो एफर्ट रहे उसके लिए, इन 1990। ओके, 1919 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर कह सकते हैं, एक हिस्टोरियन भी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं। Administrative science means we want to develop the field of administration as a field of science. That means इसमें हमें, अब मैं जो आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। साइंस की तरह डेवलप करने से मतलब कि किसी प्रकार का एक तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से काम करेंगे। 6 घंटे ऑफिस में आना है, 8 घंटे आना है, इतने तरीके से आप इस तरीके से आपने काम करना है, ऐसा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सब क्या होंगी, स्टैंडर्डाइज होंगी। एंड ही पॉपुलराइज्ड द टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। दूसरा उन्होंने कहा, सिंस अमेरिका जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है, और ये वी कैन से ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी सर्वाइविंग हम बोल सकते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी पुराना है, काफी पुराना इन द सेंस, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट सेंस में, तो मॉडर्न सेंस में, तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस सेंस में ये कहते हैं कि एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ईजी है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? क्योंकि जो एजेंसी इम्प्लीमेंट करने वाली है वो तो पूरी करप्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप चीजें फ्रेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेमिंग बहुत ईजी काम है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है। तो ही सेज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हो इजीली, बट उसको फ्रेम करना ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो यही था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को लेकर के पर्सपेक्टिव। सो उनके हिसाब से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पहले यूरोप में डेवलप हुई। एक चीज और मैं बता दूं, ये यूरोप से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे। बार बार आपको यूरोप का यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो दिस वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन यूरोप। और इन्होंने कहा कि जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है, आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री का है आइडिया, तो यूएसए के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हैं तो यूरोप के ही वो, लेकिन अब अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं और अमेरिका को उन्होंने अपना घर बना लिया है। इन्होंने कहा कि आप जब आए तो आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके भी आप अपने साथ लेकर के आए, लेकिन आप ये समझो कि यूरोप के तरीके यूरोप को सूट करते हैं, हमें सूट नहीं करते। हमें अमेरिका को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये मैं बता चुकी हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी देन मोनार्की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा मुश्किल होगा जब आपके पास बहुत सारे व्यू पॉइंट होते हैं और उन व्यू पॉइंट को आपने एडजस्ट करके, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज करके आपको कंट्री को स्मूथली रन करना होता है। तो इवन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिंपल की कोई लड़ाई दंगे ना हो, डेवलपमेंट का काम तो आप छोड़ ही दो, भूल जाओ एक बार उस चीज के लिए, जस्ट इस पे फोकस करो कि आपके पास इतनी बड़ी कंट्री है और आप वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में ये कहते हैं, इनका जो मेन फोकस रहा कि ओके, ये पॉइंट रह गया, सॉरी।
इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव ला रहे हो बार बार। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक कानून बना दिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह 6 बजे उठ के स्टडी करना स्टार्ट करूँ, लेकिन आप सुबह 6 बजे उठ नहीं रहे हो। फिर आपने अपने शेड्यूल में चेंज करना स्टार्ट कर दिया कि 6 बजे तो नहीं उठा जा रहा, 7 बजे उठ लूँ, 8 बजे उठ के पढ़ लूँ या नाइट स्टडी कर लूँ, कुछ ऐसा। लेकिन आपने ध्यान दिया कि आपने अभी तक अपनी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको टैकल नहीं किया। इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन कि जो डिसाइड किया उसको आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो आप काम कर रहे हो वो सही होगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना दिया, दैट्स ओके, बट उसको बनाने के बाद में यू हैव टू फोकस चीजें स्मूथली इम्प्लीमेंट भी हों, ऐसा इनका कहना है। तो ये कुछ उनकी स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। और उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था कि इट इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। जो भी कानून बनता है उसका क्या है, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन इसीलिए क्योंकि ही इज नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ डाइकोटमी। डाइकोटमी में क्या था, इन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ हमें पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, तो लेट मी कंक्लूड दिस थिंग। ऑलरेडी डाइकोटमी के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, अब उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज कही कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना चाहिए। रीजन हमारे पास था, क्यों? क्योंकि स्पॉइल सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ चुकी थी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब इनकी थ्योरी आई उसके बाद में इनको भी एक चीज रियलाइज हो चुकी थी कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने जेन्युइन वे में समझना है तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। आपको बाकी सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही इसको पढ़ना पड़ेगा। यानी आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो फील्ड है इसका इम्पैक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा, आप उस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये इनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये आपको सेपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डाइकोटमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में आपको इधर उधर घूमते हुए दिख जाएंगे। ओके, तो he tried to attempt a coherent idea about politics and public administration, और दोनों में क्या फर्क होना चाहिए, क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उनके बारे में इन्होंने बात करने की कोशिश करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलो पॉलिटिक्स से अलग हो गया, हमने मान लिया ये अलग हो गया, लेकिन अलग होने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बिजनेस की तरह डेवलप करना पड़ेगा। इवन इन्होंने ये कहा था कि इट्स नॉट अ फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड ये बिजनेस का फील्ड है, और ये पॉलिटिक्स की जो भी दौड़ भाग है, जो प्रॉब्लम्स है, उनसे अलग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस की तरह इन्होंने डेवलप करने की बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने ये माना था कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप ये पॉइंट आपके जो हैं वो क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इतना डिटेल में मतलब जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लेना, वुड्रो विल्सन पे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। बिकॉज़ अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो भी इतने ऐसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते कि आप इससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़े, आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। सो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। So he said, what is the basic problem of our administration? That is the spoil system. स्पॉइल सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, और हमें मैरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी लेकर के आनी पड़ेगी। मैरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऐसा हो, आपका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो वो ऐसा हो जो पूरा ब्यूरोक्रेसी पर जो मैरिट बेस्ड हो, पूरा आपका ऐसा डेवलप्ड हो। ओके, देन अगेन ही सेड, ये पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में he said कि what we need to develop the science of administration। और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड सम प्रिंसिपल्स। और वो प्रिंसिपल्स हमारे पास कैसे आएंगे, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी करो, कंपैरेटिव स्टडी करो साइंस ऑफ फील्ड के लिए, सॉरी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंपैरेटिव स्टडी करो, नए तरीके ढूंढो। और उस कंपैरेटिव स्टडी से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप अपने फील्ड को एक नई रिकॉग्निशन दिला सकते हो, आप यहाँ पे एफिशिएंसी ला सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा उनका कहना है। ओके, उसके बाद में कंपैरिजन, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते तब तक आपको वीकनेस का, स्ट्रेंथ का इनका आइडिया नहीं हो पाता, तो कंपैरिजन जरूरी है। इवन इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मान लो मर्डरर है, ठीक है, और वो कोई मर्डर करने की कोशिश कर रहा है और वो
मर्डर करने का इंटेंशन लिए हुए, इरादा लिए हुए वो अपने चाकू की धार तेज कर रहे हैं, तो मैं वो जो चाकू की धार तेज करने का तरीका है वो सीखूंगा, ना कि उसके मर्डर करने का जो इंटेंशन है वो। मतलब वो किस इंटेंशन से उस स्किल का यूज कर रहा है वो मेरे काम का नहीं है, लेकिन वो स्किल मेरे काम की है। तो किसी भी कंट्री में अगर कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं पे कुछ अच्छा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो मेरा मकसद है उसको डिटेल में सीखना। उस कंट्री के अंदर वो किस पर्पज से यूज हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट को उन्होंने एक न्यू मीनिंग देने की कोशिश करी, एंड इवन आज तक भी उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उस थ्योरी को इन्होंने कहा था, मतलब वॉल्डो कहते हैं, राइट, वॉल्डो इसके लिए, इट इज स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं भी मानती हूँ, हम मतलब बाकी थिंकर भी मानते हैं, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। रीजन बीइंग, मे बी उसका कंटेंट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा हो कि ना रहा हो, आने वाले टाइम में हमने इवोल्यूशन में भी देखा और बाकी हम पता करेंगे। लेकिन वो जो शुरुआत करना था ना, वो जो स्पार्क क्रिएट किया उन्होंने, इनिशिएट किया चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वर्ल्डो ने अपनी थ्योरी में यही चीज़ प्रोवाइड कराई, अपने ऐसे में वही चीज़ प्रोवाइड कराई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वुड्रो विल्सन के बारे में। थोड़ा और देख लेते हैं, कहीं कुछ और दिया हुआ हो तो जो रह गया एक्सप्लेन करना। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ विल्सन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने साइंस के तौर पे इसको बिल्ड करने की कोशिश करी। खास करके ये जर्मनी और फ्रांस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। जर्मनी में आपको पता है, जर्मनी जो है वो पहले प्रशिया था। एक्चुअल में क्या हुआ, यूरोप का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो यूरोप का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होता है किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये काफ़ी सारा एरिया था, इसमें से इन सब इस एरिया के अंदर क्या है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। और यहाँ पे था प्रशिया। प्रशिया ने लीड किया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ऑल्दो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लीड किया और इन सारे एरिया को इंटीग्रेट किया गया अंडर द जर्मन एम्पायर। तो ये इंटीग्रेशन 1871 में कंप्लीट होती है और उसके बाद में जर्मनी बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी करता है, नो डाउट। इतना लेट यूनाइटेड होने के बाद भी जर्मनी बहुत जल्दी लीड करने लगता है अपने एरिया को, और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस वो लेकर के आता है। फ्रांस एक इंपीरियल पावर था, लेकिन इंपीरियल पावर होने के बाद में ऑल्दो पॉलिटिकल ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रही फ्रांस में, बट फ्रांस से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, खास करके उनका जो नेपोलियनी कोड या किस तरीके से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होते हुए भी एक सुपर पावर के तौर पे उस टाइम पे काम कर रहा था फ्रांस। तो ये सारी चीज़ें वो विल्सन को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके जी। इसके अलावा आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है, अगर होगा तो आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू। मतलब चीज़ें वही हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर करके दे दिया जाता है। ओके? चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। कल हम बात करेंगे, आई थिंक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हो चुका है। तो ये एक टॉपिक रहता है इफ आई एम नॉट प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो चुका है। ओके, देखते हैं अगर वो हुआ है तो वो, अदरवाइज़ अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला करेंगे। अगर हो चुका है तो वी विल मूव ऑन टू द एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके देन, प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू।